आओ बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 19 करेंगे। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम के लिए। आइए शुरू करते हैं। आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। जो आप इसको सुनते ही समझ गए होंगे कि कोशिका की बात कर रहे हैं आज हम यहाँ पर। और कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई होती हैं, लेकिन जीवन क्रियाएँ क्या हैं और एक कोशिका इसे कैसे कर पाती है। कोशिका अकेले काम नहीं करती, उसके जो कोशिकांग हैं वो उसको हेल्प करते हैं। तो जिज्ञासा क्या बताती है ज्ञान को कि जब भी हम किसी जीव के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे जीवों में वृद्धि होती है, उत्सर्जन भी करते हैं, भोजन भी ग्रहण करते हैं, सांस भी लेते हैं, और ये जितने भी आवश्यक क्रियाकलाप हैं ये जीवन क्रियाएं कहलाती हैं, लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं, जो प्रत्येक कोशिका में पदार्थों के आदान प्रदान से संपन्न होती हैं। इसीलिए प्रत्येक कोशिका के कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, और हर एक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य होता है जो इन विशिष्ट कार्यों को करने में मदद करता है। फिर ये पूछता है ज्ञान अपनी दीदी से कि ये कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा क्या होता है और इसका कार्य क्या है। तो जिज्ञासा बताती है कि जब भी हम कोशिका की बात करते हैं कि कोशिका की जो बाहरी परत होती है, अगर हम ये कोशिका मान के चलें, कोशिका है, इसकी जो ये बाहरी परत है ये कोशिका झिल्ली कहलाती है, जो केवल जरूरी कोशिका पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने में मदद करती है। इसलिए इसका नाम है व्रणात्मक पारगम्य झिल्ली। जैसे जरूरी पदार्थ हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व या जल आदि इत्यादि विसरण या परासरण प्रक्रिया से कोशिका के अंदर या बाहर आते हैं। जितनी भी गैसेज हैं उनमें विसरण होता है, और जल हैं या पोषक तत्व हैं उनमें परासरण प्रक्रिया से वो अंदर बाहर आते रहते हैं। और पदार्थों की गति डिपेंड करती है कि ज़्यादा सांद्र से कम सांद्रता की ओर होती है, जिसे विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों चीज़ें इसमें आएंगी। अब कोशिका झिल्ली में जो जल का विसरण है वो परासरण कहलाता है। जब जल कोशिका की रूट से पत्तों में जाती है या पत्तों से बाहर आता है उसको परासरण कहते हैं। और ये विलयन की सांद्रता पर डिपेंड करता है। जैसे जल की सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्प परासरण दाबी, जिसमें विलयन में कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा जल कोशिका के बाहर होता है। इससे कोशिका फूलने लगती है और वो इसको अंतःपरासरण भी कहा जाता है, अल्प परासरण है। समपरासरण, जिसमें कोशिका और जो विलयन जो सॉल्यूशन बना है उसमें जल की सांद्रता समान होती है, इसलिए जल ना तो अंदर जाएगा कोशिका का या कोशिका के अंदर से बाहर आएगा, तो उसमें उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। अति परासरण दाबी में क्या होता है कि जो विलयन की कोशिका की अपेक्षा कम जल होता है, और मतलब अंदर ज़्यादा होता है कोशिका के जल और बाहर कम होता है, तो कोशिका क्या होती है, सिकुड़ जाती है। जैसे अंगूर से किशमिश बनाई जाती है, तो अंगूर जब होता है उसमें पानी होता है, तो वो अति परासरण दाबी के कारण उसका पानी बाहर आता है और वो सिकुड़ के किशमिश में बदल जाता है। और अल्प परासरण दाबी में किशमिश को जब हम पानी में डुबोते हैं तो वो फूल जाती है। तो इस तरीके से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि पदार्थों में जो पादप हैं, पौधे हैं, उसमें प्लाज्मा झिल्ली के अलावा एक अतिरिक्त कोशिका होती है। जैसे मैंने कोशिका में बताया ये बाहरी लेयर है, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, लेकिन पौधों में इसके बाहर भी एक अलग भाग है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। ये बाहरी हिस्सा है, कोशिका भित्ति कहलाता है। और पादप कोशिका में जो परासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली स्थित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीव द्रव कुंचन कहते हैं। आंतरिक इसके जितने भी कोशिकांग हैं वो संकुचित हो जाते हैं। तो इस वर्कशीट के आधार पर आपको ये सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करने हैं जो कोशिका में दिए हुए हैं। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एवरीबडी नो सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, but what are the life processes and how does a cell perform? So it's very important. Then Jigyasha told to Gyan, as you know that all the living organisms possess special traits, like they grow, they excrete, they need food, they inhale, exhale, respiration process is going on. All these necessary activities are known as life processes, and these are performed in every living cell by the exchange of necessary substances. And cells have some special components called cell organelles,
and every organelle performs a specific task. Cell is able to perform all its functions because of these organelles. And every cell has plasma membrane, nucleus and cytoplasm. These are the cell organelles of every cell, and they help the cell to perform various activities. So Gyan has some question in his mind. Then he asked to Jigyasa what is plasma or cell membrane and what is its function. So Jigyasa told that the outermost covering of the cell is called plasma or cell membrane. Plasma membrane, function of plasma membrane, it allows the entry and exit of some necessary material in and out of the cell. Only certain materials can pass through it, that is, so it is called selectively permeable membrane. And the necessary materials are oxygen, carbon dioxide, nutrients and water. They can enter or exit the cell through the plasma membrane by diffusion and osmosis process. And movement of substance from a region of high concentration to the region where its concentration is low is called diffusion. So diffusion of water always diffuse through the plasma membrane or cell membrane, that is called osmosis. So two processes are there, diffusion and osmosis. When water pass through the cell membrane, it is called osmosis. And effects of concentration of the solution on the cell on the basis of concentration of the water. Solution are of the three types. First is hypotonic solution, where the solution that have more water than the cell. For example, if we put kishmish into the water, then the water in the bowl has more water than the water present in the kishmish resin. So the kishmish swells up and it increases the size due to the endosmosis process, because water enter from high concentration to low concentration. And what are isotopic solution? The concentration of the water in the solution in cell is same. It means the water outside the cell and inside the cell remains the same, so there is no change in the shape, no swelling, no shrinking. Hypertonic solution is the solution that have less water than the cell. For example, if we put the swollen kishmish and very little water outside the kishmish, then instead of inside, then high concentration to low concentration water removed and kishmish shrinks, and this is called exoosmosis. Similarly, soluble substance diffuse inside the cell with water. So next one is there is one addition thing in the plant cell, that is called plasma cell wall instead of plasma membrane. When plant cell loses water through the osmosis, the cell content gets shrinked away from the cell wall along with the plasma membrane, and this process is called plasmolysis. Shrink the cell content easily. Now on the basis of the worksheet, you have to do all these questions in your notebook and draw the diagram of plasmolysis in the plant cell also. I hope you understand the concept of cell organelles and their functions. Keep watching Super Vigyan. Thank you.